गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना जो नया टॉपिक है वो हम देखते हैं बॉयल का नियम। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो प्रकीर्णन बल, लंदन बल, ध्रुवीय बल उसके बारे में थियरी समझाई थी। आज का नया टॉपिक है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम भी देखेंगे, उसके आधार के सवाल भी हम देखेंगे। बॉयल का नियम, अब उसके लिए आपको केवल उसका एक इक्वेशन याद रखना है, P प्रोपोर्शनल 1/, ये उसका गाणितिक स्वरूप है, बॉयल के नियम का गाणितिक स्वरूप है। अगर यह याद रखोगे तो उसका जो नियम है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं आपको नियम लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं, बच्चों ध्यान देना। यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर, जो 3 फैक्टर होते हैं, एक होता है दाब, एक होता है आयतन और एक होता है तापमान। अब ये जो इक्वेशन था, गाणितिक सूत्र जो था, उसके अंदर दाब है, आयतन है, कौन नहीं है, तापमान नहीं। तो आप जो अपना नियम लिखोगे उसमें क्या लिखोगे, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का, स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब। ये इतना कहां से लिखा वो ध्यान देने वाली बात है। P और V था इक्वेशन के अंदर, कौन नहीं था, T। जो ना हो उसे क्या बना देना है, स्थिर अचल बना देना है। यानी जो ना हो, ना कौन नहीं था, ताप नहीं था, तो मैंने क्या लिखा, स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस। यह याद रखना, निश्चित मात्रा की गैस का दाब, उसके आयतन के समानुपाती होता। आप देख सकते हो पूरी उसकी परिभाषा बन गई। जो नहीं था उसे स्थिर बना दिया, स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस, उसका दाब उसके आयतन के विकर्णुपाती होता है, बटे में है इसीलिए विकर्णुपाती। अगर इस तरह से होता, P प्रोपोर्शनल V, अगर ऐसा होता तो मैं क्या लिखता, दाब उसके आयतन के समानुपाती है, लेकिन बटे में होने के कारण जो चिन्ह, जो शब्द है वो क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ गया। ये सबसे पहले बॉयल का नियम था, P प्रोपोर्शनल 1/V। उसमें कौन कौन से फैक्टर है, 3 फैक्टर होते हैं, दाब, आयतन और तापमान। जो फैक्टर ना हो उसी को हमें क्या बना देना है, स्थिर। तो स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके आयतन के विकर्णुपाती होता है। यह जो बना वह क्या बन गया, उसका जो नियम बन गया। अब जो अपने उसका गाणितिक स्वरूप के आधार से जो सिद्ध करते हैं, तो यह उसका गाणितिक स्वरूप है, P प्रोपोर्शनल 1/V। अब यहाँ पे अगर मुझे प्रोपोर्शनल को निकालना है, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मुझे प्रोपोर्शनल को निकालना है तो क्या आ जाएगा, P प्रोपोर्शनल K/, उसमें जो K है, K क्या है बच्चों, स्थिरांक। K क्या है, स्थिरांक है। तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो K क्या है, स्थिरांक। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, PV = K, यानी V को मैं ऊपर ले गया, PV = K हो गया। तो यहाँ पे आप दोबारा एक परिभाषा लिखो, स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब और आयतन दोनों का
गुणनफल स्थिर होता ये क्या किया, ये जो गाणितिक स्वरूप है उसी को मैंने लिखा है। आप देख सकते हो ये लाइन तो कॉमन रहेगी, मैंने आपको बता दिया था। स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब और उसका आयतन दोनों का क्या है, गुणनफल। P गुणा V है ना, तो दोनों का गुणनफल क्या होता है, स्थिर होता है। जो हमने गाणितिक स्वरूप सिद्ध किया वही हमने लिखा। अब उसी के आधार से हम क्या दर्शा देते हैं, ग्राफ दर्शा देते हैं। ग्राफ किसके विरुद्ध किसका दर्शा देना है, तो P विरुद्ध V का, P विरुद्ध V का। यहाँ P के नीचे आप दाब लिख सकते हो, V के साइड में आप क्या लिख सकते हो, आयतन। जब उसका दाब होगा तो वह वक्र आएगा। कैसा आएगा बच्चों, ग्राफ कैसा आता है, वक्र। मान ले तो यहाँ पे हमने तापमान कितना रखा है, 600 केल्विन। अगर दूसरा एक निश्चित ताप रखा, कितना रख रहा हूं, 400 केल्विन। देख सकते हो आप, जब आप दाब विरुद्ध आयतन का अगर ग्राफ दर्शाओगे तो वह कैसे आता है, वक्र आता है। किताब में आप पढ़ोगे तो उसमें दर्शाया होगा कि ग्राफ कैसा आता है। यानी कि आपको यहाँ पे नीचे दोबारा लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है कि उपरोक्त दर्शाए अनुसार निश्चित मात्रा, स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब विरुद्ध आयतन का जो ग्राफ है वह वक्र आता है। किताब में 3 दिए हैं, किताब में कितना दिए हैं, 3 दिए हैं, हम 3 बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके आगे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको आगे इस तरह से बता दिया है, ये PV इक्वल टू जो K साबित किया है उसमें आपको P1 V1 इक्वल टू भी K कह सकते हो और P2 V2 इक्वल टू भी क्या कह सकते हो, कैसे, क्योंकि शुरुआत P1 यानी कि शुरुआत का दाब, V1 यानी कि शुरुआत का आयतन, P2 यानी कि अंतिम दाब, V2 यानी कि अंतिम आयतन। दोनों की P1 और V1 शुरुआत का दाब और शुरुआत का आयतन दोनों का गुणनफल करोगे तो भी क्या आएगा, और अंतिम दाब और अंतिम आयतन दोनों का भी गुणनफल करोगे तो भी क्या आएगा, K। यानी कि दोनों स्थिर ही रहते हैं, दोनों समान आते हैं। शुरुआत का दाब और शुरुआत आयतन का गुणनफल करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू अंतिम दाब और अंतिम आयतन का गुणनफल करोगे तो भी वो वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी। इसीलिए हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 समझ में आया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 P1 V1 इज इक्वल टू भी K था, P2 V2 इज इक्वल टू भी K था, तो दोनों को सिमिलर कर दिया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यह बॉयल के नियम का जो सूत्र हुआ, इसके आधार से हमें एग्जाम्पल गिनने, इसके आधार से हमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल गिनेंगे। एक और आलेख जो दर्शा दिया है वो भी हम दर्शा देते हैं। जो दूसरा आलेख दर्शा है P विरुद्ध 1/V का है, P विरुद्ध क्या है, V का है, और वो जो ग्राफ है वह तो कैसा है, सीधी रेखा में बना है। वह जो ग्राफ है वो कैसा है, सीधी रेखा। मान लो ये 200 केल्विन का है, मान लो ये 400 केल्विन का है, मान लो ये 600 केल्विन का। यानी यहाँ पे वैसे जो यहाँ पे मैंने जो थियरी बोली थी वैसे ही यहाँ पे आपको नीचे लिखनी, स्थिर ताप पे निश्चित मात्रा की गैस का दाब विरुद्ध 1/V आयतन का जो ग्राफ जो है वह सीधी रेखा में प्राप्त होता है जो ऊपर दर्शाया हुआ है। और जो बॉयल का नियम P1 इज इक्वल टू P2, इतनी जो चीजें हैं वह बॉयल के नियम के अंदर आएगी। आशा रखता हूँ ये जो बॉयल का नियम आपको याद रह जाएगा। मैंने बताया कि ये जो नियम है वो किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से याद रखने में रट्टा नहीं लगाना है बच्चों। आपको जो मैंने बताया था ये जो 3 फैक्टर में से जो फैक्टर ना दिया हो गाणितिक सूत्र में उसको स्थिर बनाना। तो ये 3 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर नहीं था, ताप नहीं था, तो मैंने ताप को क्या बना दिया बच्चों, स्थिर बना दिया। तो स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब, निश्चित मात्रा की जो गैस की मात्रा निश्चित ही होती है, तो निश्चित मात्रा की गैस का क्या होगा, दाब, उसके आयतन की
क्या है, बटे में, इसलिए क्या होगा, विकर्णपाती होगा। यहाँ पे दोनों का गुणनफल क्या आया था, स्थिर आया था, वैसे हमने बात करी थी। यानी इस तरह से समझकर आप चीजें ध्यान में रखिएगा, आपको आ जाएगा। यह जो हमारा बॉयल का नियम है यहाँ पे बच्चों कंप्लीट होता है। आगे हम चार्ल्स का जो नियम है वह देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो बॉयल का जो नियम के आधार से किताब में जो सवाल है वह कंप्लीट कर देते हैं। आप बच्चों पेज नंबर 141 निकालोगे, 141, उसमें जो एग्जाम्पल है उदाहरण 5.1, उसका इक्वेशन में बोल जाता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत ही कम है। वहां पे आप देखोगे आपको लिखना जो बताया, जितना भी हो एक गुब्बारे में कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन गैस भरी, यानी गुब्बारे में क्या भरी है, हाइड्रोजन गैस। यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाए, क्या कहा है, 0.2 बार से अधिक कर दिया जाए, तब यह गुब्बारा क्या होगा, फूट जाएगा। यानी कि 0.2 बार से अगर अधिक कर दिया जाएगा तो गुब्बारा क्या होगा, फूट जाएगा। यानी 0.2 से अधिक कर सकते नहीं है, 0.2 से अधिक हम कर सकते नहीं है। आगे लिखा है, यदि एक बार दाब पर, क्या बता दिया है, एक बार दाब पर गैस 2.27 लीटर, गैस क्या है, 2.27 लीटर आयतन गिरती है, तो कितने आयतन तक गुब्बारा फुलाया जा सकता, कितने आयतन तक गुब्बारा फुलाया जा सकता। यानी आपको क्या पूछा है, आयतन पूछा है, और आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 0.2 बार से अगर अधिक ले जाओगे तो फूट जाए। यानी कहने का मतलब है 0.2 बार पर कितना आयतन है। तो मान लो यह जो वैल्यू थी P1 के लिए क्या होगा, एक बार, P1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक बार। कैसे, शुरुआत में एक बार है, फिर जैसे जैसे दाब क्या हुआ, कम हुआ, तो अंतिम कितना था, 0.2। अब उससे आप बढ़ाओगे उससे, तो वो गुब्बारा क्या होगा, फूट जाएगा। तो शुरुआत के लिए P1 में क्या लिख देता हूँ, एक बार, तब V1 की वैल्यू क्या थी, 2.27 लीटर। ठीक है, P2 के लिए मैं वैल्यू क्या रखूंगा, 0.2 बार, और V2 के लिए मैं क्या करूंगा, प्रश्न। तो जो अपना इक्वेशन था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमारे पास क्या नहीं है बच्चों, V2 नहीं है, तो V2 को क्या करूंगा, इक्वेशन का कर्ता करूंगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, P1 V1 बटे P2 बन जाएगा। अब P1 की वैल्यू क्या थी बच्चों, एक बार, V1 की वैल्यू क्या थी, 2.27, और P2 की वैल्यू क्या है, 0.2। इन सबका गुणा भाग करोगे आप, तो जो आंसर आएगा वो आयतन का आ जाएगा। आशा रखता हूँ इस तरह से ये जो सवाल है आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको उदाहरण 5.1 में दिया है। यानी आपको ये बॉयल का नियम का सूत्र अप्लाई करना है, इसके आधार से आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। अब SI इम्पोर्टेंट जो है एक, वो हम चार्ल्स का नियम देखते हैं। बच्चों जो अपना आगे का टॉपिक है चार्ल्स का नियम, वो अब हम देख लेते हैं। अब चार्ल्स के नियम के लिए आपको ध्यान में रखना है, 0 सेल्सियस ताप पर, 0 सेल्सियस ताप पर गैस का आयतन, गैस का आयतन होगा, वह क्या होगा, V0, क्या होगा, V0। वैसे ही 30 सेल्सियस ताप पर गैस का आयतन क्या होगा, V2। 0 सेल्सियस ताप होगा तो उस समय जो गैस का आयतन होगा वो हमने गाणितिक रूप से क्या स्वीकार किया,
उसे हम V0 कहेंगे। T सेल्सियस ताप पर जो गैस का आयतन होगा उसे हम क्या कहेंगे, VT कहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है यह टॉपिक चार्ल्स का नियम बच्चों, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये ध्यान में रखें। अब मैं क्या कह रहा हूं, तापमान, ताप बढ़ाने पर आयतन में 1/273वां भाग बढ़ोतरी होती। जितना आप तापमान बढ़ाओगे उस तापमान का 273वां भाग जितना आयतन की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? आयतन। बढ़ोतरी होती है 273वां भाग आयतन की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, यानी जितना ताप बढ़ाओगे उस ताप का 273वां भाग जितना आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उसी के आधार से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, VT इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो मान लो कि जो शुरुआत का जो आयतन होता है वो क्या होता है, V0। शुरुआत का जो आयतन होता है वो क्या होता है, V0। अब V0 जो 0 सेल्सियस जो ताप था तब आयतन कितना था, V0। अब हम क्या करें, तापमान बढ़ा रहे हैं, तापमान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, T सेल्सियस कर रहे हैं। तापमान कितना कर रहे हैं बच्चों, T सेल्सियस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब 0 सेल्सियस तापमान था तब आयतन कितना था, V0। अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं तापमान बढ़ा रहा हूँ, T सेल्सियस तापमान कर रहा हूँ। जब मैं T सेल्सियस तापमान करूंगा तो आयतन क्या आएगा, VT। आयतन क्या आएगा, VT। तो VT इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो 0 सेल्सियस जो आयतन था जो 0 समय का जो आयतन था वो लिखा हमने V0। अब उसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई वो कितनी हुई, इतनी। ये कैसे आई वैल्यू वो अब समझा रहा हूं। मैंने T सेल्सियस ताप बढ़ाया, मैंने क्या बढ़ाया, T सेल्सियस ताप बढ़ाया, तो T सेल्सियस का 273वां भाग, तो ये T सेल्सियस का क्या है, 273वां भाग इनटू क्या किया, V0, यानी ये बढ़ा हुआ है। और ये जो था उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। बात समझे आप? अगर ये समझ गए तो यहाँ से पूरा जो इक्वेशन बहुत ही आसान है, वरना तो ये पूरा याद रखना पड़ेगा। लेकिन हमें याद नहीं करना है, तैयार नहीं है, उसको समझना है। समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर आपको बताया जितना ताप बढ़ाओगे उस तापमान का 273वां भाग जितना आयतन बढ़ेगा। तो हमने तापमान कितना बढ़ाया, T सेल्सियस, तो T सेल्सियस का हमने क्या लिखा, 273वां भाग लिखा। ये क्या हुआ, इतना बढ़ा, तो किस में से, V0 का। ये T सेल्सियस हमने बढ़ाया लेकिन था क्या, V0 का था, तो ये V0 का इतना भाग क्या है, बढ़ा हुआ, उसको हमने V0 में ऐड कर दिया। तो वो क्या बन गया, VT आयतन, जो T समय का जो आयतन है वो बन गया। ये 0 समय का आयतन था और ये 0 समय में जो हमने T सेल्सियस बढ़ाया उसका बढ़ा हुआ आयतन, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो क्या होगा, T समय का आयतन। कंप्लीट, दोबारा बोल देता हूँ, ये जो था T समय, क्यों T बटे 273, क्योंकि हमने तापमान बढ़ाया। 0 सेल्सियस से मैं कहाँ आ गया, T समय पे, तो T समय का T का 273वां भाग। अब कहाँ से हमने बढ़ाया, V0 से, तो गुणा क्या कर दिया, V0, यानी ये बढ़ी हुई वैल्यू और थी कितनी, 0 सेल्सियस पे V0 थी, तो दोनों का मैंने जोड़ कर दिया, यानी ये बढ़ा हुआ भाग और ये एक्चुअल में था, दोनों का जोड़ कर दिया, तो ये T समय का आयतन हमें प्राप्त हुआ। अब प्राप्त हो जाने के बाद बच्चों ध्यान में रखो, हमें क्या करना है, तो ये जो इक्वेशन है उसमें से मुझे V0 को मैं क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा। V0 को मैं क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा। तो जब मैं V0 को यहाँ कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर ये V0 बाहर आ गया, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस T का क्या आएगा, T बटे में 273 का क्या आएगा, 273.15 केल्विन। और ये V0 हमने कहाँ निकाल दिया, ब्रैकेट के बाहर।
कंप्लीट। यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया तो ये V0 की जगह 1 आ गया, T 273.15 और V0। अब आप कहोगे ये 0.15 क्या है, उसके बारे में जो लॉर्ड केल्विन का जो मात्रम है वो लास्ट में मैं आपको बताना है, अभी केवल इतना जानना है। अब यहाँ ये जो था उसकी आगे हम हल करने जाएंगे। ये V0 को मैं वहाँ नीचे बट्टे में ले आऊँ, ये V0 को मैं कहाँ ले आता हूँ, बट्टे में, या वैसा ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। Vt = क्या होगा, V0 ब्रैकेट के अंदर। अब ये 273.15 केल्विन को मैं कहाँ घूमूंगा, ऊपर घूमूंगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 273.15 केल्विन प्लस T बटे 273.15 केल्विन कंप्लीट। यानी कि ये 273.15 केल्विन को ऊपर गुणा और हमने लसा ले लिया। अब यहाँ पे दो वैल्यू नहीं रखेंगे, 273.15 केल्विन प्लस T की जो वैल्यू है उसको मैं T से दर्शाऊंगा, उसको मैं कैसे दर्शाऊंगा, T से दर्शाऊंगा, और 273.15 जो केल्विन है उसको मैं T0 से दर्शाऊंगा। दर्शाने का मतलब जब T0 शून्य समय का जो तापमान था, शून्य समय का जो तापमान था वो कितना हमने माना 273.15 केल्विन, और जो T समय का जो तापमान था, जो T समय का तापमान था वो कितना था 273.15 प्लस T। तो इस तरह से दर्शाएंगे और यही सारी वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे। तो Vt V0 ओवर T यानी 273.T की जगह मैं T लिख रहा हूँ और बट्टी क्या लिख रहा हूँ V0। इस इक्वेशन को और हल करेंगे तो ये V0 बट्टे में आ जाएगा और यहाँ पे आएगा T बटे T0 कंप्लीट। अब ध्यान देने वाली बात है, Vt को मैं क्या बता रहा हूँ, V2 बता रहा हूँ, और V0 को मैं क्या बता रहा हूँ V1। यानी ये शुरुआत का आयतन V1 और ये अंतिम आयतन V2। शुरुआत का आयतन V1 और अंतिम आयतन V2। यानी कि जो शुरुआत का आयतन V0 कहा था उसकी जगह V1 कह रहा हूँ, और जो अंतिम आयतन जिसे हमने Vt कहा था उसको अब मैं क्या बता रहा हूँ V2 बता रहा हूँ। इसी को वैसे ही यहाँ पे T2/T1। Therefore अब ये दोनों समान है, उसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब V2 और V1, therefore अब मैं मान लो T2 को यहाँ ले आता हूँ तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। T2 को नीचे ले गया और V1 को मैं कहाँ ले जाता हूँ, तो V1 बटे T1 ऐसा हो गया। यानी कहने का तात्पर्य अंतिम आयतन और अंतिम ताप का जो भाग करोगे वो शुरुआत का आयतन और शुरुआत के ताप के भाग के बराबर होगा। Therefore इसी के आधार से एक और गाणितिक सूत्र लिख रहा हूं, Vt बराबर K कर दिया। इसी के आधार से मैंने लिखा है। कैसे लिख दिया तो ये मैंने बताया आपको कि जो अंतिम आयतन और अंतिम ताप का जो आप भाग करोगे वो शुरुआत का आयतन और शुरुआत के तापमान के भाग के बराबर होता है। उसी के आधार से लिख दिया कि आयतन बटे तापमान दोनों की वैल्यू क्या रही, समान। इसी को क्या रखा कि जैसे बॉयल के नियम में किया था, वहां पे हम शुरुआत से नीचे गए थे, यहाँ नीचे से शुरुआत कर जा रहे हैं। Therefore V प्रोपोर्शनल T क्या आएगा इक्वेशन, V प्रोपोर्शनल T हटा दिया, इसीलिए क्या आ जाएगा T ऊपर जाएगा बच्चों। T कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ V = K और K निकाल लिया तो मैंने क्या रखा प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे वही बात आ जाएगी जो हमने आगे कहा था। 3 फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं 3, P, V और T। उसमें कौन सा फैक्टर यहाँ नहीं है, P नहीं। तो आप क्या लिखोगे, स्थिर दाब पर। स्थिर दाब क्यों भैया, और हमें वहां पे हमने स्थिर दाब कहा था, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं स्थिर दाब। क्यों स्थिर दाब कह रहे, जो फैक्टर नहीं है उसी को हम स्थिर मानते हैं। तो स्थिर दाब पर निश्चित मात्रा की गैस का
निश्चित मात्रा की गैस का क्या है ये आयतन, निश्चित मात्रा की गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होती है। स्थिर दाब पे क्यों वो फैक्टर नहीं था, स्थिर दाब पर निश्चित मात्रा की गैस, कॉमन शब्द है, निश्चित मात्रा की गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। वहां पर हमने व्युत्क्रमानुपाती लिखा था, क्यों, बटे में था इसलिए। कंप्लीट। यह चार्ल्स का नियम है, यह चार्ल्स का नियम है। अब उसी चार्ल्स के नियम के अंदर केल्विन तापमान, केल्विन तापक्रम हम जोड़ देते हैं, उसी के अंदर हम केल्विन तापक्रम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो आलेख हम दर्शाएंगे V विरुद्ध T, आयतन विरुद्ध तापमान का। अब जब आयतन विरुद्ध तापमान का जब ग्राफ जोड़ा केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने, तो उसने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे किया शून्य तापमान, जब उसने आयतन, सॉरी गलत बोल रहे, शून्य आयतन, यानी कि आयतन शून्य करने के लिए उसने आयतन शून्य करने के लिए ताप देखा, और वह जो ताप आया था वो -273.15 सेल्सियस था। मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो ध्यान में रखिए। लॉर्ड केल्विन ने जब प्रयोग किया तब जो निश्चित मात्रा की गैस का आयतन, निश्चित मात्रा की गैस का आयतन, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ। लॉर्ड केल्विन ने प्रयोग में जो निश्चित मात्रा की गैस का आयतन क्या कर रहा है, शून्य, यहाँ पे आयतन शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, ये इस तरह से उसी लाइन पे, इसलिए आयतन क्या करना जा रहा था, शून्य। जब आयतन शून्य करने के लिए उसने तापमान को क्या कर दिया, कम कर दिया, तापमान को क्या कर दिया, कम, और तापमान कम कितना हुआ, तो -273.15, और मान लो कि ये जो दाब था वो 10 बार था, कितना था, 10 बार, तो कोई भी हम ले सकते। फिर उसने क्या किया, दाब बदल दिया 20 बार, क्या मैं बता रहा हूँ, 20 बार पे भी वही किया कि उसने आयतन शून्य करने के लिए दोबारा किया, तो भी तापमान कितना आया, 273.15 सेल्सियस, यानी कि आयतन शून्य, निश्चित मात्रा की गैस का आयतन शून्य करने के लिए तापमान कितना आया, -273.15 सेल्सियस। और उस समय उसने बताया कि, उस समय उन्होंने बताया कि जो ये जो 0 सेल्सियस इसी को क्या होगा, 273.15, क्या हो जाएगा, 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। केल्विन क्यों रखा, उसने यह जो चीज ढूंढी थी, इसीलिए उसी को सम्मान देने के लिए हमने नया मापदंड रखा, केल्विन मापदंड। इसलिए आपको ध्यान में होगा 0 सेल्सियस यानी कि क्या हो जाएगा, 273.15। ये माइनस में तापमान नहीं हो सकता है, इसलिए माइनस को प्लस में करने के लिए हमने क्या कर दिया, 0 सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन। अगर वैसे ही अगर 10 सेल्सियस की बात हो तो 10 प्लस 273 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 273.15 केल्विन। आई बात समझ में, यह लॉर्ड केल्विन ने बताया था, और लॉर्ड केल्विन ने क्या ध्यान में रखा था, निश्चित मात्रा की गैस का आयतन क्या करना जा रहा था, शून्य करने जा रहा था, और तब कौन सा तापमान आया वो देख रहा था, तो वो जो तापमान था -273.15। तापमान माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए नया मापदंड आई, 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। आशा रखता हूँ ये जो लॉर्ड केल्विन का मापक्रम और चार्ल्स का नियम आपको समझ में आया होगा। जैसे उदाहरण के अंदर एक और चार्ल्स का नियम के आधार से सूत्र का जो एक सवाल है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा।
इंपॉर्टेंट टॉपिक था चार्ल्स का नियम, वो आपको याद रखना है। इसका फोटो खींच लीजिए, आपको लिखने में आसानी है। धन्यवाद।